बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 4 मौजू होंगे जिस पे मैं मुख्तसर से अल्फाज में गुफ्तगू करूँगा। पहला, जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए थी, उस हवाले से बात करूँगा। दूसरा मौजू है हमारा आज जो महंगाई और स्पेशली बिजली के बिल के ऊपर जो तबाही मची हुई है, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। तीसरा, CCI का गलत फ़ैसला और 90 डेज़ का इलेक्शन और उसके बारे में हमने पटिशन फाइल की है। और चौथा, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी और उनका आज फ़िज़िकल रिमांड दिया जाना। देखिए, पहले सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ़्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल, जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फ़ैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती का वो ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फ़ैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुतासिब जज का फ़ैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए, ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहाँ वकीलों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी 1 दिन मिलने की इजाज़त देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं 1 दिन में 1 वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहाँ ले जाएंगे? आप कानून को कहाँ लेकर जाएंगे? और हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूँ 1 से ज़ायद मरतबा, जेल सुप्रीडेंट से बात की है, उसको दरख्वास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतजार भी किया है। वो कहता मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता। आप जाएँ चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ज़मानत का जो केस है उसमें बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूँ 3 बजे जब उठ के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतजार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूँगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफ़ी नीचे आपके सामने नज़र आ चुकी है, जब नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ख़ुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर ले, बाद में अपने आप फैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की अपनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में कोई गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके खिलाफ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियाँ वो सारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहाँ से आप इस नेक्सस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानिबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहूँगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पे, वो है हमारी महंगाई, बिजली, गैस और हमारा एक मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर होने वाला जुल्म। आज आप देख लें, जो बिजली के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मुझे बता दें कि काम गरीब आदमी का बजट 25 से 50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी किस तरह एक सिंपल अपने घर के बिजली के बिल जमा करा सकता है। और ये फाशिस्ट हुकूमत जो पीछे शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत
मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी की जमातों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उस वक्त मैक्सिमम कहते थे जी महंगाई है 16 रुपए का यूनिट, आज 50 रुपए से आगे चला गया है। और अभी ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, हम भी शामिल होंगे आपके साथ एहतजाज में, इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो नौ मुंतखब हुकूमत, नौ मुंतखब नहीं, ये जो नया केयर टेकर सेटअप आया है, ये तो मुंतखब नहीं है, ये तो भाई इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शंस कराएं चले जाएं। बारूदी सुरंग तो आप लगा कर गए हैं कि ये जी CCI का फैसला करके पहले मरदमशुमारी करें फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आप बता दें, आज तो जो मीटर रीडिंग हुई है वो तो पिछले बिल्स के हिसाब से हुई है, पिछले जो यूनिट्स थे उसके हिसाब से हुई है, जो पीछे सागदार और आपकी हुकूमत लगा कर गई है ये इसके ऊपर टैक्सेस उसके ऊपर हुई है। और ये तो अभी जो 5-5.5 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं इसका तो अभी आगे आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जुल्म जो आप ढा कर गए हो, आज इनकी पुरानी लीडरशिप के चल रहे हैं किस्से कि जनाब जब आपसे वोट मांगने आए आप इनको ये बिजली का बिल दिखाओ, आप इनको गैस का बिल दिखाओ, और यानी जो गैस का बिल था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है और बिजली तो आपके करीब से नहीं गुजर सकती। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा खाली है, जो पोर्शन मेरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता, उसका बिल 20,000 रुपये आया है, 20,000 बिल उसका आया है जो पोर्शन मेरा खाली है। मैं सर पकड़ के बैठता हूं कि भाई खाली है, मैंने अलग से इसलिए लगवाया था कि 3 पोर्शन है, 3 मीटर लगा लूं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिल कम आएगा। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि यानी मीटर ले लेना ही आपके लिए जुर्म है, तो आप आम आदमी का क्या आप इजाला करेंगे। और आज पाकिस्तान में जो पोजीशन हो चुकी है, जो महंगाई हो चुकी है, कहते थे पिछला पूरा साल 16 महीने पहले चीखते चिल्लाते थे कि जी महंगाई है, महंगाई मुकाओ मार्च के ये मरियम नवाज और ये सारे लीडर सो कार्ड हमजा शहबाज ये लेकर आते थे, ये आपके सामने यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब महंगाई होगी है, महंगाई ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, रियासत की बजाय हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। भाई आपने तो अपने बोरिया बिस्तर उठाया, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये जो जोकर्स थे वो जाके लंदन में बैठ गए। भाई मसाइल तो आपने और मैंने सहने हैं जो हम सह रहे हैं इस पाकिस्तान में, और हम मिडिल क्लास ने, हमारे गरीब तबके ने, हमारे लोगों ने, गरीब तो अब बेचारे की ज़िंदगी अजीरन हो गई, जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म कर दी है हमने, मिडिल क्लास तो रही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप वो लंदन में याशा करेंगे और हम गरीबों ने भुगतना है एक चलते हुए निज़ाम को, चलते हुए मुल्क को, जहाँ 6.1% GDP थी। इनके आदाद शुमार बता रहे हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं पिछले साल और आज के, यानी जिस वक्त खान साहब को हटाया 6.1 GDP थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निज़ाम, और उसके अंदर 2 साल कोरोना के भी भुगताए हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज जब ये गए हैं, इनके बकौल इनके पिछले साल की जो कारकर्दगी थी 0.3% है और आगे नेगेटिव में जाएगी। ये है इनकी कारकर्दगी। और $24 बिलियन के रिजर्व थे जो आज मांगे तांगे के $4 बिलियन आपके पास रह गए हैं। और जो वो अफलातून हम लेकर आए थे इसहाक डार की सूरत में, उसने कहा मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, तो जनाब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, 50 रुपये नीचे आ गया, मैं इसको 100-150 रुपये पे लाऊंगा। और आज क्या कैफियत है, 170-178 में फ्लक्चुएट करता था, आज 320-325 पे नहीं मिल रहा। और आज आपकी जो पोजीशन पेट्रोल की है, 138 रुपये जब हुआ था या 150 रुपये तक पहुंचा था, इन्होंने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, इतना महंगा पेट्रोल। और आज आपको तकरीबन 292 प्लस में आपको पेट्रोल चला गया है। और आगे बताया जा रहा है, ये भी खुद बता रहे हैं, कभी 40 रुपये और बढ़ेगा। ये भी ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग बता रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया है। और आपको DGISPR की रिपोर्ट भी याद होगी, आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत चेंज हो गई है तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। तो मैं आज उनसे भी सवाल करता हूं कि जनाब आज तो 16 महीने के बाद डॉलर कहां पहुंच गया है, ये आपके लिए भी सोचने का मकाम है। इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी आज एट रिस्क हो गई है। जब आपके पास रिजर्व नहीं होंगे, जब आपके पास गरीब आदमी के पास खाने को नहीं होगा, जब अफरा तफरी होगी, जब लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, जब लोगों की एक आस उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जिन लोगों की एक उम्मीद की किरण जहां होती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और आज उम्मीद क्यों ख़त्म होती जा रही है? इसलिए कि जो 100 कार्ड आप अफलातून लाने थे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने 16 महीने का तजर्बा कर लिया। अब ये कहते हैं कि अब नए अफलातून हम लेकर आए हैं, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में बैठे हुए हैं, ये 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये आपके मसाइल हल करेंगे। भाई ये कभी कोई अफलातून इस तरह के मसाइल हल करने वाले होते तो फिर हमारे आइन के मुताबिक ये इलेक्टेड, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या डेमोक्रेसी या जमहूरियत ना होती। भाई जो लोग जिसको चाहते हैं
पीटीआई और खान साहब को, जिसकी आज तमाम पोल्स आप उठा लो, कल का आप इलेक्शंस भी उठा लो आप केपी का, इसके बावजूद कि सारी लीडरशिप पाबंद सलासल है या अंडरग्राउंड है, या इमरान खान वाइस चेयरमैन हमारे सारे के सारे जेलों में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद मैक्सिमम सीटें ली हैं। ये है वो रेफरेंडम जिससे ये डरे हुए हैं, ये इलेक्शन नहीं कराते और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। अब ये मैं इस बात पे, ये बात महंगाई वाले सब्जेक्ट पे बात करके, आज भी हमारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, हमारे कारखाने बंद हो गए हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को रोज़गार नहीं है, और ना सिर्फ रोज़गार नहीं है बल्कि उसके साथ जो महंगाई इतने उरूज पे चली गई है, लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल है। और इसके साथ साथ आपके लिए 12% की महंगाई तो बहुत महंगाई थी पिछले साल, आज 38% पे चली गई है। लेकिन इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म ना किया, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म ना किया, तो ये 38%, 78% पे चली जाएगी। इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। और पिछले साल तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि 0.5% से लेकर 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, लेकिन आपने 16 महीने की अफलातूनों को ला करके इसको डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया। साबिक डिफेंस मिनिस्टर कहते थे हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और डिफॉल्ट होता है क्या है? यही डिफॉल्ट होता है। आपने $1 बिलियन धो के ले लिया, आज $1 बिलियन अगर आपको नहीं मिलता तो आपका डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट को डिले किया है। तो आज भी हमारे मुक़्तदर तबके, हल्के, इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स, जमहूरी ताकतें, सब के लिए सोचने का मकाम है। हमने 25 करोड़ आवाम को ज़िंदा रखना है, उनको फूड देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। उसका वाहिद हल इस बेयकीनी को ख़त्म करें। आप इलेक्शन अनाउंस करें 90 डेज़ में, पहले ही आप 15 दिन ज़ाय कर चुके हैं। 90 डेज़ का इलेक्शन अनाउंस करने के बाद आप इन केयर टेकर का कोई काम नहीं है सिवाय इस बात के कि वो आए हैं इलेक्शंस कराएं, और इलेक्शंस के अलावा उनका कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। और इलेक्शंस कराएंगे, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वो इन मसाइल का हल कर सकेगी। अगर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपने इस जबर और खौफ की फिजा को कंटिन्यू रखा, आपने क्रेडिबल इलेक्शंस ना कराए, आपने इस इलेक्शंस को डिले किया, तो जो तबाही हम इस 15 दिन में देख चुके हैं, पिछले 16 महीनों में देख चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। इसका हल ये नहीं है, हल इसका है वो गवर्नमेंट आए जिसको लोग वोट दें, ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए और उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने की पोजीशन पे हो। कौन मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल की जो मुल्क होगा या इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी या सरमायाकार होंगे, वो आकर के आपकी इस इंटरम सेटअप में आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो क्यों करेंगे? उनको पता ही नहीं है कि अगली गवर्नमेंट कौन सी आती है और अगली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। जब ये सिचुएशन होगी तो आपके मुल्क की तबाही मचेगी। और ये सो कार्ड जो अभी कह रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN सर फहरिस्त है, जो ये कह रहे हैं हाँ जी हमें कोई एतराज़ नहीं 90 डेज़ में इलेक्शन करा दें, भाई बारूदी सुरंगें तो आप बिछा कर गए हैं। अब आप CCI जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 वज़राए आला गैर मुंतखब थे, उनको ये अख्तियार नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस कर सकें, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिसी साज सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे हो सकते हैं। पंजाब और KP के नुमाइंदे गैर मुंतखब थे, इसलिए कि उनको 18 करोड़ आवाम जो KP और पंजाब की थी, उनके फैसले करने का अख्तियार नहीं है। और फिर CCI के फैसलों के बाद डीलिमिटेशन होती है सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक आप उसका डीलिमिटेशन करके सीटों में रद्दोबदल कर सकें। यहाँ तो आपकी असम्बली है ही नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम के लिए, तो फिर किस काहे को आप डिलिमिटेशन के प्रोसेस में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आप उस वक्त करें जिस वक्त असम्बली मौजूद हो, CCI कॉन्स्टिट्यूटेड हो वैलिडली, और उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें। आइन आर्टिकल 224 इसमें बड़ा वाज़े है, आइन का आर्टिकल 48 बड़ा वाज़े है, आइन का आर्टिकल 105 बड़ा वाज़े है, जो ये कहता है कि अगर ऑन दी एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म कोई असम्बली चली जाए तो वो 60 डेज़ में इलेक्शन होगा, और अगर डिसोल्यूशन हो जाए, बेशक 1 दिन पहले हो, 6 महीने पहले हो या 1 साल पहले हो, तो उसका होगा इलेक्शन विद इन नॉट लेटर देन 90 डेज़। ये कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजा है। आज आप अपने मुल्क को क्यों बेआइन करने चाह रहे हैं? दुनिया पूरी में देखा, तैयब एर्दोगान का आपने देखा इलेक्शन, उनने वक्त से पहले इलेक्शन कराया कि वहाँ इतना बड़ा ज़ल्ज़ला हो चुका था और 50,000 के करीब वहाँ फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे उन ज़ल्ज़ले में। तो मुझे बताएं, उन्होंने तो इलेक्शन अपने वक्त पे कराया, बल्कि 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इलेक्शन कराया। तो आपको क्या हो गया है कि 2 सूबे पहले गैर आईनी आपने 9 महीने से बैठाए हुए हैं, फिर आप इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। एक उनके साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एक मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था एक TV प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी अगले साल मई में होंगे।
कोई लोग कह रहे हैं कि अगले साल फरवरी में होंगे। भाई इतनी अनसर्टेनिटी क्यों पैदा की हुई है? फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए आ जाओ, इलेक्शन कमीशन को कहा। कमाल का इलेक्शन कमीशन है, इतना गैर जानबदार है। उसने प्रेसिडेंट को लिख दिया, जो सबसे आईनी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो आईनी सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी हैं और पार्लियामान का हिस्सा हैं, उनको कहते हैं मैं आपको कंसल्ट करने नहीं आता, आपका काम ही नहीं है इलेक्शन कराना, आपकी इलेक्शन की डेट देना। आर्टिकल 48 वाज़े तौर पर कहता है, सब आर्टिकल 5 कि जब असम्बली डिज़ोल्व करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो वो डेट देने का पाबंद है, नॉट लेटर दैन 90 डेज़। आप उसको इनकार कर रहे हो। भाई आप जाएं, अगर आपका मौक़िफ़ है तो आप वहाँ जाकर उनको बताएं कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन ये कहना कि हम आपको मिलने ही नहीं आएंगे और सेम डे, हमारी ग़ुलामी की मिसालें देखें, सेम डे US एम्बेसडर के साथ मिलते हैं और उसके साथ इलेक्शन डिस्कस करते हैं, मामलात डिस्कस करते हैं, तय करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं कि जनाब हमने US एम्बेसडर के साथ मिल लिया। ये है आपके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की सूरत हाल। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? इसलिए PTI ने फैसला किया है, आज हमने पिटीशन फाइल कर दी है। CCI के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल हैं। आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं। पिछले दोनों सूबों के इलेक्शन 90 डेज़ में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन हुई है। उसमें भी हमारा तकाजा है, हमारा मुतालबा है कि उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाएँ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इन केसेस को लगाए और इनके डिसाइड करे और विद इन 90 डेज़ इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए। और इसके बारे में कि कौन डेट दे सकता है नहीं दे सकता, ये बात ऑलरेडी 1 मार्च के फैसले में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है और 1 मार्च 2023 के फैसले को किसी पार्टी ने चैलेंज भी नहीं किया। तो लिहाजा ये कहना कि आज इलेक्शन कमीशन का, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता था कि जनाब ये असम्बली जो KP की असम्बली डिज़ोल्व की है, KP के गवर्नर ने, उसने तारीख देनी है। बल्कि वो तो ये कहता था कि जो असम्बली डिज़ोल्व की है पंजाब के गवर्नर ने बाई इफ्लक्स ऑफ टाइम डिज़ोल्व हुई, उसने डिज़ोल्व नहीं की थी। वो कहता था ये भी उसने तारीख देनी है। जो वो पावर थी उस वक्त सेक्शन 57 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो पावर अब अमेंडमेंट करके ये सो कार्ड जो PDM की फाशिस्ट हुकूमत थी, उनको मैं इसलिए कहता हूँ कि वो जो जुल्म ढा कर गए हैं जमहूरियत के साथ, जो आइन के साथ, जो इस मुल्क के साथ, जो बुनियादी हुकूक के साथ, वो पावर प्रेसिडेंट से लेके इलेक्शन कमीशन को दे दी। क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कंप्रोमाइज्ड है, ये चाहते नहीं थे 90 डेज़ में इलेक्शन हो। अगर ये चाहते तो मुझे बताएं 90 डेज़ में इलेक्शन होते, ये पूरे 30 अप्रैल को ये मरदमशुमारी ख़त्म हुई तो अगले दिन महीने में, जून में, जुलाई में ये CCI की मीटिंग करके कर लेते। क्यों नहीं किया? इसलिए कि 4 दिन पहले अपने इख्तितामी जो इनका पीरियड था उससे पहले 5 तारीख को जा कर के इन्होंने CCI पे फैसला किया, सिर्फ इबहाम क्रिएट करने के लिए। और साथ ये भी लॉ बना दिया कि जनाब आप ये जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो चेंज करके अब इलेक्शन कमीशन उस पावर को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि ये असम्बली डिज़ोल्व किया नेशनल असम्बली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स, तमाम लीगल फर्टर्निटी इसके ऊपर एक ही नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए और ये डेट देने का अख्तियार भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है और CCI को कोई पावर नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसके फैसले थे, उसकी भी कोई लीगल हैसियत नहीं है। लेकिन सब कुछ भी अगर मान लिया जाए तो आइन ये इस बात का मुतकाज़ी है कि आपने नॉट लेटर दैन 90 डेज़ इलेक्शन कराने हैं। अब एक बात मैं कहूँगा, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन, आपको याद होगा, यहाँ वो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पहुँचे ही थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज जिस साइफर के बारे में गुफ्तगू हो रही है, मुझे ये बताएं, साइफर के हवाले से लंबी बात किए बगैर एक काबिल ज़मानत जुर्म में सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 का सेक्शन जो है सब आर्टिकल उसका सेक्शन B है, जिसके अंदर मैक्सिमम सज़ा 2 साल है। यानी काबिल ज़मानत जुर्म में आज 9th डे था उनका रिमांड का और आगे 2 दिन के लिए जज साहब ने और रिमांड दे दिया। हम ये समझते हैं कि ये हमारे इदारे कंप्रोमाइज़्ड हो चुके हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कंप्रोमाइज़्ड हैं। इसमें अदलिया को आज़ादाना रोल अदा करना चाहिए, अदलिया को इनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसलिए कि साइफर के बाद, साइफर का हमने कब मुतालबा नहीं किया, इमरान खान साहब ने जनरल तारिक की सरबराही में, जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया और उस कमीशन की सरबराही से उन्होंने माजरत कर ली। 2 दफ़ा ये कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने उसको डीक्लासीफाई करने का हुक्म दिया और 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया और उन्होंने उसके ऊपर मिनट्स जारी किए हैं।
उन्होंने कहा है कि यूएस एम्बेसडर को डिमार्च किया जाए। आज तो साइफर के कंटेंट्स इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद एडमिट किए अमरीकी तर्जमान ने। उसने कहा है कि 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी, यानी कंटेंट्स ऑफ साइफर एडमिटेड हैं। अब आगे शहबाज शरीफ साहब ने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसमें असद मजीद को बुलाया, तलब किया कि आप आए जी, आप अपने कंटेंट्स के बारे में बताएं। उसने कहा यस बिल्कुल ये हुआ है। फिर उसके बाद उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि मैं इसके ऊपर एक बड़ा हाई लेवल का कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा। तो भाई बनाते ना। और उसने ये भी एडमिट किया कि उसके अंदर बहुत जो थे अल्फाज ऐसे थे जो कि सही नहीं थे, वो हमें थ्रेटनिंग अल्फाज थे। भाई थ्रेट फिर किसको कर रही थी? और उसके बाद जो साजिशी किरदार इसके अंदर मुलव्वस थे वो खुद ही तो बेनिफिशरी थे। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर आज भी हम मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कि जो जो किरदार उसके अंदर इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए, बजाय उनको सामने लाने के जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के, जिन्होंने मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी का दिफा किया, आज उनको आप मुल्ज़िम बना रहे हो। और जिन लोगों ने ग़ुलामी कबूल की उनको आपने हुक्मरान बना के उनको आपने मुद्दाई और मुंसब बना दिया इस केस में। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है? इसमें हमारे जो इदारे FIA और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें कंप्रोमाइज्ड हैं, वो फ्री एंड फेयर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और उनसे हमें तवक्को भी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, इलीगल उनकी कस्टडी है, और उनका जो है उनको फौरी तौर पर रिलीज़ करने का हुक्म सादर किया जाए। थैंक यू। आपने महंगाई का जिक्र किया है, लेकिन आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये सारा कुछ तो IMF की वजह से हो रहा है। और IMF के साथ एग्रीमेंट जो शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस वक्त किया था और जिसको बाद में वायलेट करने की वजह से IMF ने ये सारा कुछ किया है, तो आप तारीख को 10 अप्रैल 2022 से क्यों शुरू करते हैं? उससे पहले क्या तारीख? एक बात आपको बता दूं, IMF का ये पहला प्रोग्राम नहीं था। IMF के पहले भी प्रोग्राम हुए, पहली बार हुआ ना, पहली दफा प्रोग्राम नहीं था IMF का। सर मैं आप सुनेंगे नहीं मेरे भाई, आप जवाब सुन लेना तो फिर आप बात करें। क्वेश्चन मैंने सुन लिया, आप मजीद जो सुनना। जी जी अच्छा चलो 2 मिनट सुना तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। जी आप बुलाएं, वो बोले आपको मैं ताकि जवाब दूं तफसील के साथ। पहली बार 19 प्रोग्राम हुए IMF के, पहली बार 19वां प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वायलेट कर दिया था। उस वायलेशन के नतीजे में IMF की तरफ से पेनल्टी कंडीशन लगाई गई और इसको आप हज़फ करके अगली बात तो कहते हैं, लेकिन ये बातें क्यों नहीं? अब आप ख़त्म हो गया ना, अब आप बीच में ना बोलिएगा। पहली बात आपको बताऊं कि अगर 19 प्रोग्राम से भी ज़ायद हुए हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, 19 प्रोग्राम भी अगर आप मान लें, भाई हमने तो इस मुल्क को चलाया, इस मुल्क को हमने रोज़गार दिया, गरीबों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए। और अगर आप कहते हो कि हमने वायलेट किया, मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब पैसे कहाँ से लेकर आए थे? भाई वो जो अफलातून आप लाए थे, जिसने यहाँ उतरते ही मुतकब्बराना अंदाज से इसहाक डार ने कहा था मैं उनको बेहतर जानता हूँ, मैं संभाल लूँगा, उनको कर लूँगा। पूरा साल जो उसने आपके साथ इस मुल्क का खिलवाड़ किया मईशत के साथ, जो 100 कार्ड अफलातून आप लाए थे, अगर ऐसा होता तो मिफ्ता इस्माइल को पैसे ना मिलते। हमारे पास हर चीज़ का जो पैसे जो आप कह रहे हो ना, हमने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा था। जो महंगाई मुकाओ वाले आए थे वो करने देते ना हमें साल, हम जाने और हमारा काम जाने। आप हमारे पार्ट में वो चीज़ ला रहे हो जो करने का काम है। आज जब जंग की कैफियत होती है तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स क्या हैं? तकरीबन $18 बिलियन सालाना, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। $18 बिलियन सालाना के करीब आपका अशराफिया, जिसमें आपके सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपके जजेस, जिसमें आपके जर्नैल, जिसमें आपका सारा हुक्मरान तबका ये मुफ्त मराहत लेता है, जिसमें आपकी बिजली, जिसमें आपका गैस, जिसमें आपकी गाड़ियाँ, जिसमें आपका पेट्रोल, वो क्यों नहीं ख़त्म करते? $1 बिलियन के लिए तो आप गुलामी कबूल करने को तैयार हो। भाई आप क्यों नहीं ये मराहत ख़त्म करते? अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो मैंने आपको कहा ना 5% का कहाँ मैक्सिमम 0.5% से 5% डिफ़ॉल्ट का चांस, और कहाँ आपने आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आज आपकी वो महंगाई है जो आज आपकी 1 साल पहले थी या 1.5 साल पहले थी। आप खुद आपके सामने है सारा कुछ जो कुछ हो चुका है। बात यह है कि ये इन लोगों ने जिस तरह की गवर्नेंस की है,
जिस तरह की करप्शन की है, जिस तरह की 87 इनके मिनिस्टर से 45 इनके मिनिस्टर्स वजीर और मुशीर वो थे जिनके पास कोई महकमा नहीं था। मुझे बता दें ये मुल्क चलाने के काबिल था जो जिन्होंने जिस अंदाज से चलाया। तो कल जो आने वाला कल है फैसला महफूज किया गया, कल अगर सुनाया जाता है रहाई या सजा बरकरार, दोनों सूरतों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, हम समझते हैं कि ये केस 5 से 10 मिनट का केस है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट के हुक्म को ट्रायल कोर्ट नहीं मानता। ये एडमिटेड फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को उसने नहीं माना ट्रायल कोर्ट ने, और ये हमें सुने बगैर किया। हमारे गवाहान की फहरिस्त को कहा गैर मुतल्लिका हैं, और पहले कहा 1.5 घंटा ये मुतल्लिका हैं, अपने गवाह ले आइए 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। हमने कहा वो कराची में हैं, हमें 1 दिन या 2 दिन दे दीजिए। और ये ऑन दी फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है कि आर्डर सस्पेंड होगा, सेंटेंस सस्पेंड होगी। लेकिन अगर नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं, हम उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हमें इससे किसी किस्म का हमें कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं इंसाफ का जो कत्ल हुआ है उसको रेक्टिफाई आपने करना है जब आप खुद मानते हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। थैंक यू।